दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे पहलुओं के बारे में। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में थे और उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई क्षेत्रीय दलों को, और यह कहा कि ये दल तो बस गायब हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, परिवारवादी दल है, भ्रष्ट दल है, और भारतीय जनता पार्टी ही वास्तविक राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन यही बात उन्होंने उस समय भी कही थी जब उनका जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन था, और उसके कुछ समय बाद ही उनका जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन टूटा, और उससे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। और ऐसा लगता है, आपने भी इस ओर कई बार इशारा किया है कि शायद नीतीश कुमार का साथ उनसे छूटना उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सचमुच ऐसा ही है? देखिए, जगत प्रकाश नड्डा ने जो वक्तव्य दिया है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के ही खिलाफ चला जाता है। अगर आप भाजपा ने जिस तरीके से अपना सांगठनिक विकास किया है इस देश में, अगर उसके ऊपर निगाह डालें तो आप पाएंगे कि 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय शक्तियों के सहयोग से ही आगे बढ़ी। 1984 में लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा की 2 सीटें रह गई थी। उस वक्त उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के साथ अपना संपर्क बढ़ाया, अपने संबंधों को बेहतर किया और कांग्रेस को इस रूप में पेश किया कि कांग्रेस क्षेत्रीय शक्तियों की दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी संघात्मकता में विश्वास करती है और कांग्रेस केंद्रात्मकता में विश्वास करती है। अगर आप पूरे 80 के दशक और 90 के दशक में देखें तो आप पाएंगे कि भाजपा क्षेत्रीय दलों से ही अपनी सारी ऊर्जा खींच रही है और राष्ट्रीय राजनीति में वो धीरे धीरे अपने आप को क्षेत्रीय दलों की मदद से ही जमाती हुई दिखती है। तो एक ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय दल अगर न होते और भाजपा को कांग्रेस का विरोध करने के लिए भाजपा का समर्थन नहीं करते तो आज भाजपा जहां पर है उस मुकाम पर नहीं होती। ये अपने आप में विडंबना नहीं तो क्या है कि जगत प्रकाश नड्डा उन्हीं क्षेत्रीय दलों को समाप्त हो जाने के लिए कामना कर रहे हैं कि वो समाप्त हो जाए। दरअसल ना तो उनकी इच्छा से क्षेत्रीय दल बने थे और ना ही उनकी इच्छा से क्षेत्रीय दल समाप्त होंगे। क्षेत्रीय दल तो भारतीय राजनीति की जो विशेषता है उसकी देन है। ये भारतीय राजनीति की नैसर्गिक विशेषता है, स्वाभाविक विशेषता है, उसकी देन है। भारत एक बहुलतावादी देश है, यहाँ की राजनीति भी बहुलतावादी है और उस बहुलतावादी राजनीति में बहुदलीयता स्वाभाविक रूप से मौजूद है और उस बहुदलीयता का ही एक परिणाम है कि क्षेत्रीय दल एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे हुए हैं। इन्हीं क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस का पराभव हुआ है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हुकूमत कर पा रही है। आप ये तो देखिए ना कि जब पहले क्षेत्रीय दलों का सारा लाभ उठा लिया और उसके बाद में अब क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने की कामना करने लगे। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, ये मामला थोड़ा दिलचस्प है और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर काफी परेशान है। मुझे तो कभी-कभी ये भी लगता है कि शायद भाजपा को एक सपना भी आता होगा और उस सपने में नीतीश कुमार उसका मुंह चढ़ाते हुए दिखते होंगे। भाजपा का आला कमान और बिहार भाजपा के जो ऊंचे लोग हैं, वो लोग उस क्षण के लिए पछता रहे होंगे जब उन्होंने ये योजना बनाई थी कि किस तरह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। बिहार भाजपा के अंदर इस प्रकार की चर्चा चलती रहती थी कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, नीतीश कुमार से गठजोड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन आला कमान उसको मजबूर करता था हर बार, नहीं आप उसको गठजोड़ कीजिए। असल में अगर भाजपा ने ये सब न किया होता और नीतीश कुमार ने इसको भांप कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए से अपना नाता न तोड़ा होता और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन न बनाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी काफी चैन से होती।
नीतीश कुमार ने उसको पहला झटका तो ये दिया जो भाजपा को उम्मीद भी नहीं थी, राजग तोड़ दिया। दूसरा झटका उन्होंने नीतीश कुमार ने ये दिया कि वो राजग से अलग होते ही राष्ट्रीय एकता बनाने में जुट गए विपक्ष की, और जो भाजपा को कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष की राष्ट्रीय एकता खड़ी हो जाएगी, उस राष्ट्रीय एकता को नीतीश कुमार ने बनाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने तीसरा झटका उन्हें जातिगत जनगणना के तौर पे दिया, और इस झटके से भी भाजपा को बहुत दिक्कत हुई। तो नीतीश कुमार ने ये जो 3 काम किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में हुए सबसे ज्यादा दिक्कत तलब काम है। इसलिए, और अभी जो क्षेत्रीय दलों के खिलाफ और ज्यादा बोलना शुरू किया है, उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। और अभी भी आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या ऐसी बात तो नहीं कि परिवार जो पार्टियां परिवार आधारित है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ में परिवार आधारित पार्टियां हैं। तो ये जो पूरा तरीका है कि हमारे साथ जो है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर है वो दिक्कत है, उसकी हम निंदा करेंगे और अपने आप को राष्ट्रवादी बनाएंगे। मेरे ख्याल से इस प्रकार के तर्कों और इस प्रकार की बातों के दिन धीरे धीरे अब लगते जा रहे हैं, और इस बात का एहसास भी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। इसलिए वो उत्तरोत्तर ज्यादा बौखलाए हुए तरीके से इस तरह की बातें की जा रही हैं भाजपा की तरफ से। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कांग्रेस अभी भले ही मजबूत होती हुई दिख रही हो, लेकिन जब कांग्रेस कमजोर थी तो इन क्षेत्रीय दलों ने ही भाजपा के रथ को रोका था, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर और जगहों पर हम इसको देख सकते हैं। तो शायद ये भी इस चिढ़ का एक बड़ा कारण है कि क्षेत्रीय दलों को वो चाहते हैं कि वो सीधे सीन से गायब ही हो जाए, ताकि उनका जो सीधा मुकाबला वो कांग्रेस हो, वो जीतते चले। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप चुनावी रिकॉर्ड को देखें तो आप पाएंगे कि जहां पर भाजपा की कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है, वहां भाजपा अभी 2019 के लोकसभा चुनाव तक अच्छे परिणाम निकालती रही है कांग्रेस के मुकाबले, और बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम निकालती रही है। लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों से जब मुकाबला होता है तो वहां भाजपा अच्छे परिणाम नहीं निकाल पाती। तो भाजपा ये देख रही है कि अभी तक तो केवल कांग्रेस को ही परास्त कर रही थी वो, और अगर क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस ने भी उसको परास्त करना शुरू कर दिया, जो कि अब राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। जैसे कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा को परास्त किया, कर्नाटक में भाजपा को परास्त किया, और जैसी कि खबरें आ रही हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस काफी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में भी कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है, तेलंगाना में भी कांग्रेस जबरदस्त रूप से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का अगर उभार होते हुए होता है तो भाजपा के लिए काफी परेशानी का सबब है। इसलिए भाजपा अब, लेकिन ये सपने की तरह है, मतलब ये एक भाजपा का स्वप्न है कि क्षेत्रीय शक्तियां अचानक जादू के जोर से गायब हो जाएं, जो कि नहीं होने वाली। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में भाजपा की चुनावी प्रचार शैली को या चुनाव लड़ने की शैली को लेकर भी आता है, जो कम से कम इन 3 राज्यों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जैसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के मूड में हैं। पुराने नेताओं को चुनाव लड़ा रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे को बिल्कुल ही केंद्र में रखा गया है और किसी को आस-पास नहीं आने दिया जा रहा है। तो क्या ये जो अत्यधिक प्रयोग है भाजपा का, ये उसकी एक तरीके से बेचैनी को भी दिखाता है कि अगर हम ये हार गए तो पता नहीं आगे क्या होगा? देखिए, अभी संजय कुमार ने एक बहुत अच्छा अवलोकन किया, उस अवलोकन को मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा नई परख के मंच पर। संजय कुमार ने कहा कि जो 18 और 19 में हुआ था, यानी 2018 और 2019 में हुआ था, वो क्रमशः 2023 और 2024 में नहीं होगा। और ये चीज दूसरे लोगों की भी समझ में आ गई है और भाजपा की भी समझ में आ गया। 2018 में हुआ ये था कि राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। छत्तीसगढ़ में हार गई थी, मध्य प्रदेश में हार गई थी, राजस्थान में हार गई थी। लेकिन 2019 में उन पराजयों से भी ज्यादा बड़ी जीत लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने हासिल की थी। भाजपा को अब लगने लगा है कि 2023 में चुनाव हारने की भरपाई वो 2024 में चुनाव जीत के नहीं कर सकती। अब वो 2019 को उस तरीके से 2024 में नहीं दोहरा पाएगी। अगर वो 2023 के विधानसभा में चुनावों को हार गई तो उसके 2024 के परिणामों के ऊपर भी काफी डेंट लगेगा, वहां भी उसको काफी नुकसान होगा। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से 2023 के वे परिणाम ना हो जो कि 2018 में हुए थे। और
चूंकि भाजपा की क्षेत्रीय राजनीति यानी राज्यों की राजनीति कमजोर है, इसलिए भी ये समस्या उसके सामने है। अब वो जैसे कि उसका मानना है आला कमान का कि जो मौजूदा सरकार है मध्य प्रदेश की, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए वो शिवराज सिंह चौहान को वो नेता के तौर पर 2 बड़ी मीटिंगों में शिवराज सिंह चौहान मुख्य प्रधानमंत्री के साथ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया। उधर राजस्थान में भी स्थानीय नेतृत्व से भाजपा दूर रहकर बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री के दम पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये भाजपा की बड़ी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें उसकी शुरू से ही एक जो रवैया चल रहा है, जिसको मैं कहता हूं कि सांगठनिक और विचारधारात्मक रूप से भाजपा ओवर सेंट्रलाइजेशन, अति केंद्रीकरण की शिकार है और वो अति केंद्रीकरण धीरे धीरे करके बैकफायर कर रहा है। धीरे धीरे करके वो अति केंद्रीकरण उसको राजनीति में नुकसान पहुंचा रहा है और जैसे कि उसके पास है कि हर समस्या का इलाज ये है कि वो नरेंद्र मोदी को आगे कर देती है। हर समस्या जहां भी कमजोरी होगी वो नरेंद्र मोदी को पेश कर दिया जाएगा। तो ठीक है, एक आध जगह भाजपा को इसमें कामयाबी भी मिलती है, लेकिन दूसरी जगहों पर कामयाबी नहीं भी मिलती है। तो अब वो जो संतुलन है, वो संतुलन बिगड़ रहा है और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इस असंतुलन की वजह से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए समय और क्षमता की कमी होती जा रही है। आज एक और घटनाक्रम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी की जनहित याचिका का रिस्पांस देते हुए चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, कि जो चुनावों के समय लोक लुभावन वायदे करने का या इस तरीके की हम आपको कंप्यूटर दे देंगे या जो कांग्रेस भी कई बार गारंटी देती है, उस तरह के जो मामले हैं उसको कैसे सुलझाया जाए। नरेंद्र मोदी भी इसको रेवड़ियों की संज्ञा देते रहे हैं, लेकिन क्या यह बीमारी, इसे हम एक तो पहले क्या बीमारी बोल सकते हैं या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, और क्या इसके लिए किसी एक दल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या एक प्रवृत्ति है जो बढ़ रही है? मैं नरेंद्र मोदी की भाषा का इस्तेमाल करके मैं इसे रेवड़ी तंत्र कहता हूं। उस रेवड़ी तंत्र के सबसे बड़े पैरोकार खुद नरेंद्र मोदी है, सबसे बड़ी पैरोकार खुद भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी चाहते ये हैं कि वो और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह की सुविधाएं लोगों को दें, जो लाभार्थियों की संसार उन्होंने बनाया। खुद कहते हैं ना अमित शाह गर्व के साथ में कि हमने लाभार्थियों की एक जाति खड़ी कर दी है। लाभार्थियों की जाति तभी खत्म हो गई, रेवड़ी बांटी है आपने उनके अंदर, और आपने जो रेवड़ियां बांटी हैं अब दूसरे लोग भी उसी तरीके से रेवड़ियां बांटने लगे। अब तो सवाल ये है कि आपके लाभार्थी बनाम दूसरों के लाभार्थी, भाजपा के लाभार्थी बनाम गैर भाजपा दलों के लाभार्थी। तो लाभार्थी तो दोनों तरफ है। लाभार्थियों का संसार बना है, वो केवल भाजपा का संसार नहीं हो सकता था। अब इनके लाभार्थी और दूसरे के लाभार्थी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमने लाभार्थी बनाए थे, अब दूसरे ही लाभार्थी बनाने लगे, तो हमें जो लाभ होने वाला था वो लाभ हमें होता वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो जनहित याचिकाएं वगैरह भी डाली जाती हैं, ये भी भाजपा डलवाती है। ऐसा नहीं है कि जनहित याचिकाएं किसी ऐसे निष्पक्ष किस्म के व्यक्ति ने डाली हो। ये सब भाजपा की एक पूरी टीम है जो कि इस तरह की लगातार, एक कुछ तो वकील ऐसे हैं इनका पूरा काम दिन रात जनहित याचिकाएं लिखकर दाखिल करना है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी बहुत सी जनहित याचिकाएं खारिज करता रहता है। एक जनहित याचिका पहले भी डाली गई थी इस सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बता इसका हल तो कहीं किसी और मुकाम पर तलाशना होगा, हम इसका हल कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या लोकतंत्र के लिहाज से, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिहाज से इस प्रवृत्ति को सही माना जा सकता है या इस पे कुछ सीमा लगनी चाहिए? देखिए, ये समस्या आई कहां से है, इस पे सोचना चाहिए। ये समस्या जो नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था है उसकी देन है। ये 1990 से जो नव उदारतावादी अर्थव्यवस्था आई है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था आई है, इसमें सब कुछ यानी संसाधनों का जो आवंटन है और उत्पादन की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी बाजार के हवाले कर दी गई। सामाजिक क्षेत्र से सरकार ने अपना हाथ पूरी तरीके से खींच लिया है। सरकार के हाथ में नहीं रह गया है कि वो लोगों की आमदनी बढ़ाए और लोगों को रोजगार पहुंचाए। जब चूंकि ये सरकार के हाथ में नहीं रह गया है, इसलिए, और जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो यह देश मुख्य तौर पर लो इनकम ग्रुप कंट्री है। ये निम्न आमदनी के श्रेणी में आता है ये देश। तो जब नागरिक निम्न आमदनी पे गुजर बसर कर रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ाने की क्षमता सरकार के पास है नहीं,
अर्थव्यवस्था में भी ये क्षमता नहीं है। सारी दुनिया में मंदी है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी, दुनिया में अगर उतनी मंदी नहीं है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा तो नहीं है कोई उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा हो, ऐसी बात यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में गरीब लोगों के लिए सरकारों को, चूंकि वो दूसरे जरियों से उनकी आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ ना कुछ लाभ जनता को पहुंचाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं पहुंचाएंगे लाभ, तो जनता विद्रोह की स्थिति में आ जाएगी। तो ये जो लाभ पहुंचाने की प्रक्रियाएं हैं, लाभ पहुंचाने की जो युक्तियां हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के जो बड़े बड़े मुकाम हैं, जो विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, इन सब ने ही ये नीतिगत सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। मोदी से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको सुझाव दिए गए थे, बाद में उन्हीं सुझावों को नरेंद्र मोदी ने अमल किया। तो ये कहानी तो वहां से शुरू होती है। अब ये किसी सरकार के हाथ की बात नहीं रह गई है। एक आखिरी प्रश्न आज इंडिया गठबंधन से है। आज शरद पवार मिले खड़गे से और राहुल गांधी से, और सूत्रों के मुताबिक ही खबरें आती हैं, तो उन्होंने शायद ये कहा कि इंडिया गठबंधन को कुछ रैलियां करनी चाहिए ताकि ऐसा ना लगे कि वो गठबंधन थोड़ा सुस्त हो गया है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के सामने चुनाव भी लड़ रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में, आम आदमी पार्टी की भी योजनाएं हैं कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े। तो क्या जैसा कि आप कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का वास्तविक स्वरूप चुनाव के बाद ही आएगा, या अभी इनके लिए आपस में कुछ सामंजस्य जो है उसको दिखाने का कोई और तरीका है? देखिए, हर स्तर पर विपक्षी एकता नहीं हो सकती, ये व्यवहारिक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्षी एकता से हम उम्मीद करें कि वो पंचायत से लेकर लोकसभा तक एकता हो, तभी वो आदर्श विपक्षी एकता होगी। ये एक तरह का मुगालता है जिसको छोड़ देना चाहिए। ये बात आपकी सही है कमल, कि इंडिया गठबंधन की गति थोड़ी सुस्त है। अगर वो रैलियां वगैरह नहीं कर सकता, तो कम से कम वो अपनी बात को पेश करने के लिए अपने प्रवक्ताओं का एक केंद्रीकृत प्रवक्ताओं की एक टीम बना सकता है। कम से कम वो अपना एक सचिवालय बना सकता है। मतलब कुछ तो ऐसा कर सकता है, इससे लगे कि संगठन और संरचना के स्तर पर वहां पर कोई प्रगति हो रही है। संयुक्त साझा कार्यक्रम न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए गतिविधियां शुरू कर सकता है, कमेटी बन सकती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जा सकती है, वो अपना काम करना शुरू कर सकती है, उसके ऊपर चर्चा होनी हो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत दिनों से इन लोगों ने कोई मीटिंग भी नहीं की है, तो ये सब इन लोगों को करना चाहिए। अगर वो लगातार एक के बाद एक वो मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद मीटिंग करने का सिलसिला भी नहीं बंद करना चाहिए इन लोगों को। तो ये शरद पवार का कहना सही है कि उन्हें लगातार गतिविधियां करते हुए दिखाई पड़ना चाहिए, और राष्ट्रीय मंच पर वो अपनी बात भी विभिन्न मुद्दों के ऊपर मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन के रवैये के तौर पर लगातार पेश करें जनता के सामने। तब जनता को इस बात का अभ्यास होगा, तब जनता में जो सचेत लोग हैं वो हर प्रश्न पे ये उम्मीद करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि भाई इस सवाल पर उनका रवैया क्या है, सुनने में आए। एक बात ये भी है कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर ईडी की तलवार लटक रही है, जो अलग-अलग पार्टियों के हैं। तो क्या ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को सवालों के घेरे में ला दे? ये तो बिल्कुल भ्रष्ट देखिए, नेताओं वो सारे दल और नेता तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अब तो अगर वो डर गए होते, तो फिर वो इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं होते, वो विपक्षी एकता बनाते ही नहीं। उन्होंने तो एक मंच पर खड़े होकर एक नहीं कई बार घोषणा की है कि वो मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराएंगे। उनकी घोषणा स्पष्ट है। वो कम से कम 300 से ज्यादा 350 से ज्यादा सीटों पर भाजपा के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बना चुके हैं। इसकी सार्वजनिक घोषणा हो चुकी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए मान लीजिए कोने में धकेलना चाहती है, तो वो काम तो वो पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, जिन लोगों की जनता में पैठ है, जो लोग जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, वो नेता और वो पार्टियां इस प्रकार की धमकियों से डरने वाली नहीं है। सतर्क जरूर हो जाते हैं, फूक फूक के कदम जरूर रखते हैं, लेकिन अपना राजनीति करना तो कोई छोड़ता नहीं। तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं।
हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े अन्य मसलों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।